Hello guys, welcome back to my channel. In this lecture we are going to discuss about fire insurance. इस लेक्चर में हम इसका मीनिंग, इसका इंट्रोडक्शन और इसके बेसिक जो प्रिंसिपल है फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के उसको डिस्कस करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फायर इंश्योरेंस. जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है, अगर आपकी प्रॉपर्टी में फायर लग जाती है यानी आग लग जाती है, अगर उससे कोई भी आपको डैमेज होती है, नुकसान होता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उस फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए फायर इंश्योरेंस लिया जाता है. तो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है हमें उससे, इंश्योर्ड को, जिसमें दो पार्टी होती है, इंश्योरर और इंश्योर्ड. इंश्योरर वो होता है जो कंपनी है, और इंश्योर्ड पर्सन यानी कि जो उस इंश्योरेंस को बाय कर रहा है यानी कि खरीद रहा है. तो फायर इंश्योरेंस एक ऐसा डिवाइस है जो कंपनसेट करता है इंश्योर्ड पर्सन को अगेंस्ट द लॉस ड्यू टू फायर. जो भी फायर से उसे लॉस हुआ है उसकी प्रॉपर्टी को, या लाइफ इंश्योरेंस हो या वेदर नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक पर्सन का जो लॉस होगा या एक पार्टी का जो लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी मेंबर्स के अंदर, बिकॉज सभी प्रीमियम पे करते हैं. फायर इंश्योरेंस हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट लॉस और डैमेज कोज बाय फायर और अदर स्पेसिफाइड पिरल्स. पिरल्स मीन्स किसी भी कारण की वजह से अगर प्रॉपर्टी में आग लग जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसे फाइनेंशियल हेल्प करता है ये हमारी. अगर इंश्योर्ड और इंश्योरर एग्री कर देते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, देन इंश्योर्ड पर्सन यानी कि जिसने उसको बाय किया है, बाय यानी कि ख़रीदा है उसने इंश्योरेंस को, उसको टाइम टू टाइम प्रीमियम पे करना होगा इन कंसिडरेशन ऑफ द एश्योरेंस टू इंडेमनीफाई हिम, बिकॉज उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा अगेंस्ट द लॉस इन फॉर्म ऑफ रिप्लेसमेंट. इन कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट या तो रिप्लेसमेंट कर दी जाएगी या फिर रिकन्स्ट्रक्शन किया जाएगा या रिपेयर की जाएगी. इन किसी भी फॉर्म में उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा यानी कि उसका भुगतान किया जाएगा लॉस का. यहाँ एक डेफिनेशन दे रखी है लाइफ इंश्योरेंस की जो कि चार्ल्स ने दी है. फायर इंश्योरेंस क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वेयर इन वन पार्टी अंडरटेक्स टू पे और मेक गुड टू द अदर एनी लॉस, यानी कि जिसमें एक पार्टी अंडरटेक करती है कि वो पे करेगी और मेक गुड टू द अदर एनी लॉस और डैमेज बाय फायर, अगर डैमेज होता है फायर से, फायर की वजह से, विच में हैपन अ पर्टिकुलर पीरियड यानी कि किसी भी टाइम पर होता है और उस स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी पर होता है, उस जो लॉस हुआ है वो नॉट एक्सीडिंग ए सम नेम एज द लिमिट ऑफ द इंश्योरेंस, यानी कि वो अगर ज़्यादा क्रॉस कर रहा है लिमिट से, यानी कि जो लॉस हुआ है वो ज़्यादा कवर कर रहा है, जो उसने इतना इंश्योरेंस लिया था उससे ज़्यादा हो रहा है, तो उसको उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, जितना लॉस हुआ है उतना ही कवर किया जाएगा इन कंसिडरेशन ऑफ एन इमीडिएट फिक्स पेमेंट. पेमेंट कर दी जाएगी फिक्स पेमेंट. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ लॉस इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस का क्या क्या स्कोप है, यानी कि किसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है और किसके अंदर इसको एक्सक्लूड किया जाता है. तो सबसे पहले फर्स्ट हमारा है लॉस बाय फायर. सबसे पहले जो यानी कि जो लॉस होगा वो फायर की वजह से होना चाहिए, इग्निशन होनी चाहिए यानी कि उसमें कुछ आग लगनी जानी चाहिए. द फर्स्ट मस्ट बी एक्सीडेंटल, वो एक्सीडेंटल होना चाहिए, जानबूझकर वो नहीं किया जाना चाहिए, अदरवाइज उसको फायर इंश्योरेंस के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा. बट द फॉलोइंग्स आर एक्सक्लूडेड, यानी कि किन किन को कवर नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा. सबसे पहले है फर्मेंटेशन या हीटिंग की वजह से या नेचुरल कंबशन अगर हो चुका है, तो ये कोई ड्राइंग प्रोसेस चल रहा है यानी कि फैक्ट्री वगैरह में जो भी हीटिंग करने के लिए, कुछ सामान बनाने के लिए, उसके लिए अगर फायर पहले से वहाँ लगी हुई है, यानी कि कुछ फायर का यूज़ करके वहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए जा रहे हैं. थर्ड है बर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑर्डर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, अगर पब्लिक ने पावर दिया, गवर्नमेंट ने पावर दे दी है, उसकी वजह से अगर आग लगती है तब भी उसको क्लेम नहीं मिलेगा. अगर कोई बॉयलर्स की वजह से लॉस बाय फायर होता है देन उसको भी काउंट किया जाएगा, बट वो बॉयलर्स जो होंगे वो डोमेस्टिक बॉयलर्स होते हैं तो वो उनको इंक्लूड किया जाएगा. अदरवाइज़ जो बॉयलर्स वो हैं जिनको फैक्ट्री में ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है, अगर उस फैक्ट्री का काम ही बॉयलर्स की वजह से है, यानी कि फायर का काम है, वहाँ पर फायर होती है, वहाँ पर लगती रहती है, बॉयलर्स है वहाँ पर, देन उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, बिकॉज वहाँ पर काम ही इस चीज़ का है, वहाँ पर आग लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे.
अगर फिर भी आप उसका इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई मेंशन होती है वहाँ पर, प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना होगा, आपको सब कुछ देखना होगा, पॉलिसी कौन सी अडॉप्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट की वजह से यानी कि एरियल्स जो हमारे एरोप्लेन है, एरियल है, स्पेस डिवाइसेस हैं, आर्टिकल्स अगर कोई ड्रॉप किया जाता है, वहाँ से फेंका जाता है, उसकी वजह से अगर कोई लॉस हुआ है देन उसको भी काउंट किया जाएगा। बट द लॉस कोज बाय प्रेशर वेव इज़ एक्सक्लूडेड। प्रेशर वेव की वजह से अगर कोई लॉस हुआ है प्रॉपर्टी को तो वो एक्सक्लूड किया जाएगा। लॉस ड्यू टू रियोट स्ट्राइक एंड मेलिशियस डैमेज, इनको भी काउंट किया जाएगा। अगर लॉस होता है टूरिज्म की वजह से, टेररिज्म, दिस टाइप ऑफ लॉस और डैमेज इज ऑल्सो कवर्ड। लॉस ड्यू टू नेचुरल पीरियड्स, नेचुरल पीरियड्स कौन से हो सकते हैं, जैसे भूकंप आ गया, ये जो भूकंप वगैरह है इनको तो मेनली वैसे एक्सक्लूड किया जाता है, बट अगर आप इनके पीरियड्स की वजह से भी इंश्योरेंस लेना चाहते हो देन आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। बट जो नेचुरल पीरियड्स है उनको जो काउंट किए जाते हैं मोस्टली वो है हमारा स्टॉर्म, यानी कि तूफ़ान, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, बहुत सारे तूफ़ान के नेम हैं ये, फ्लड वगैरह है, इंड्यूडेशन है, अलग अलग टाइप्स की। नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यानी कि किसी भी रीज़न की वजह से, लाइक रेल या फिर कोई रोड व्हीकल की वजह से डैमेज हो गई है प्रॉपर्टी, या एनिमल्स अटैक कर दिया है किसी घर में, यानी कि अगर फॉरेस्ट के पास अगर कोई घर है, जंगल के पास कोई घर है, वहाँ पर एनिमल्स अटैक हो गए, घर के अंदर घुस गए एनिमल्स, उसकी वजह से अगर कोई लॉस होता है प्रॉपर्टी को तब भी फायर वगैरह अगर उस प्रॉपर्टी में लग जाते तो वो लॉस कवर किया जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है जितना आपको लॉस हुआ है उतना ही कवर किया जाएगा, अगर उससे ज़्यादा लॉस हुआ है तो उसको कवर नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने जितने का इंश्योरेंस ले रखा है उससे ज़्यादा अमाउंट का आप लॉस कवर नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का यानी शॉप का, कोई भी शॉप का, पर्सन ए ने अगर अपनी शॉप का इंश्योरेंस लिया है ₹10 लाख का, बट अगर उसकी प्रॉपर्टी यानी कि शॉप में फायर की वजह से कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, फायर लग जाती है, देन उसको लॉस होता है उसमें से 12 लाख का, बट वो इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ 10 लाख तक का ही इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। 2 लाख जो है उसे खुद भी बियर करने होंगे। 12 लाख का वो इंश्योरेंस लॉस कवर नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर ले सकता इंश्योरेंस कंपनी से। अगर उसको लॉस होता है 8 लाख का तो उसको वो 10 लाख रिसीव नहीं होंगे, उसे 8 लाख ही क्लेम रिसीव होगा, बिकॉज जो एक्चुअल लॉस अमाउंट है वो हमारा है 8 लाख। तो यही हमारा जो एक्चुअल लॉस है वो उसे रिसीव होगा इंश्योर्ड पर्सन को। बट जो इंश्योरर है वो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगा, सब कुछ देखेगा कि क्या एक्चुअल में इसको लॉस हुआ है, प्रूफ देखेगा, डिमांड करेगा प्रूफ की एक्चुअल लॉस की। अगर एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट है फायर का, अगर उसके अंदर डिमांड नहीं की जाती एक्चुअल लॉस की या फिर किसी भी डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय फायर अदर पीरियड्स विदाउट असेसिंग लॉस, देन उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, जिस पर्सन का या जिस प्रॉपर्टी का अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो आपका उसके अंदर फाइनेंशियली या इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। इसमें फायर इंश्योरेंस में क्या कहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट के अंदर, इसके अंदर आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, इज नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर वन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट और नॉट। लाइक एक एजेंट का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा उसकी प्रिंसिपल गुड में, ट्रस्टी का होगा प्रॉपर्टी की जो ट्रस्टीशिप है, ट्रस्टी डीड है, जो एक बेली हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा बेल्ड में, अगर किसी ने कोई गुड्स है अगर उसको गिरवी रखा है उसका। प्लेजी हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द गुड्स प्लेज, एक स्पाउस है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा उसकी एक दूसरे की प्रॉपर्टी में, हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वो इंश्योरेंस ले सकते हैं। एंड नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स बोल सकते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट के, कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट मैटर का मीनिंग है जिसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो, लाइक गुड्स, प्रॉपर्टी, और ये जो है आपका उसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, और जो इंश्योर्ड है वो इसके लॉस से अफेक्ट होना चाहिए, इसके डिस्ट्रक्शन से, सब्जेक्ट मैटर के डिस्ट्रक्शन से। देन आपको जो रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योर्ड यानी कि जो पर्सन है जिसने वो बाय किया इंश्योरेंस और जो सब्जेक्ट मैटर है वो रिलेशनशिप इन दोनों की देखेगा बाय रिकॉग्नाइज बाय लॉ।
फॉर एन एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं मिस्टर ए ने किसी नेबर का इंश्योरेंस लिया है उसकी प्रॉपर्टी का। अगर उसकी प्रॉपर्टी में फायर लग जाती है, अगर उसका हाउस जो है डैमेज हो जाता है बाय फायर, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू मेक क्लेम अगेंस्ट द लॉस बिकॉज यू हैव नॉट इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट योर फ्रेंड प्रॉपर्टी और हाउस। आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है उसमें क्योंकि वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपके नेबर की, पड़ोसी की है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मीनिंग है दोनों पार्टीज़ यानी कि इंश्योरर और इंश्योर्ड, दोनों पार्टीज़ की ड्यूटी बनती है कि वो डिस्क्लोज़ करें इन्फॉर्मेशन को, मटेरियल इन्फॉर्मेशन यानी कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उनको डिस्क्लोज़ करनी चाहिए। ऐसा मान लिया जाता है कई बार कि सर ये इसे पता होगा, बट ऐसा नहीं है, आपको डिस्क्लोज़ करनी होगी जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। इंश्योरर जो है वो सेलर है, इंश्योरेंस को सेल कर रहा है, उसका कोई नॉलेज नहीं है जिस प्रॉपर्टी का आप इंश्योरेंस कराना चाहते हो। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो उसे प्रॉपर्टी की सब नॉलेज है इसके बारे में, तो वो इंश्योरर को यानी कि कंपनी को बताए इसके बारे में सब कुछ। अगर फर्दर कोई चेंज होते हैं आफ्टर पॉलिसी, अगर वो पॉलिसी ले भी लेता है, इंश्योरेंस करवा लेता है अपनी प्रॉपर्टी का, अगर कोई भी चेंज होता है उस प्रॉपर्टी में, कोई भी एनी चेंज, तो उसे बताना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को। अगर बाद में ये पाया जाता है कि किसी भी पार्टी ने, इंश्योरर या इंश्योर्ड ने, कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की थी, तो ये मान लिया जाएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड होगा। फोर्थ हमारा प्रिंसिपल है फायर इंश्योरेंस का, प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा। प्रॉक्सिमा मीनिंग है नियरेस्ट कॉज। अगर एक इंश्योरेंस जब हमने लिया था उस प्रॉपर्टी में अगर फायर हो जाती है यानी कि आग लग जाती है, तो उसके नियरेस्ट कॉज को देखते हुए क्लेम को दिया जाएगा इंश्योर्ड पर्सन को। अगर उसके बहुत सारे कॉजेज हो रहे हैं, एक से ज़्यादा अगर रीज़न बैठ रहे हैं उस फायर इंश्योरेंस के क्लेम देने के लिए, तो नियरेस्ट जो कोज होगा उसको ध्यान में रखते हुए डिसाइड करेगा इंश्योरर यानी या इंश्योरेंस कंपनी जो है हमारी, कि क्लेम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, द कॉटन इन ए वेयर हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर। कॉटन जो थी वेयर हाउस में उसको इंश्योरेंस लिया हुआ था उसने, इंश्योर ने, बट द लॉस ड्यू टू एक्सप्लोजन, जो अगर एक्सप्लोजन की वजह से लॉस होगा तो उसको कवर नहीं किया जाएगा अंडर द पॉलिसी। जो एक्सप्लोजन था वो टुक प्लेस इन सम अदर वेयर हाउस, अदर वेयर हाउस में एक्सप्लोजन की वजह से कुछ फायर वगैरह लगी, और ड्यू टू एक्सप्लोजन थर्ड बिल्डिंग वॉज फायर, वाइन वॉज ब्लोइंग, हवा चल रही थी, इंश्योर्ड वेयर हाउस ड्यू टू विच द कॉटन इंश्योर्ड बर्न, जिसकी वजह से उस वेयर हाउस में आग लग गई हवा चलने की वजह से। इट वॉज हेल्ड दैट द इंश्योरेंस वॉज लाइबल, उसे पहले ही मेंशन कर दिया गया था कि जो इंश्योरर होगा उसने बता दिया था कि वो लाइबल नहीं है, कि वो क्लेम देगा अगर एक्सप्लोजन की वजह से उसको लॉस होता है उसकी वेयर हाउस में। इन दिस केस इंश्योर्ड पर्सन इज़ नॉट लाइबल टू रिसीव द क्लेम फ्रॉम द इंश्योरर, बिकॉज जो लॉस हुआ है वो एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है, हवा चलने की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उसकी कॉटन में कॉटन जो है उसकी बर्न हो गई यानी कि जल गई, इसीलिए वो नहीं ले सकता। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन मीनिंग है थर्ड पार्टी की वजह से अगर लॉस होता है, इसमें जो है इंश्योर्ड को इज प्लेस इन सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वॉज बिफोर ऑन द अकरेंस ऑफ लॉस, यानी कि लॉस होने से पहले जो वो जिस पोजीशन में था, इसका ये ऑब्जेक्टिव है सब्रोगेशन का, वो उसी को वहाँ तक लेकर आए। अगर थर्ड पार्टी की वजह से लॉस होता है तो इंश्योर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जो है हमारी, उसको राइट है वो थर्ड पार्टी से जो लॉस का अमाउंट है वो ले सके, एंड इसको इस चीज़ में इंश्योर्ड को भी साथ देना होगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ। जो सब्रोगेशन है वो 4 तरीक़ों से अराइज हो सकता है। फर्स्ट हमारा टोट यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट है रिकवर करने का, जो उसने इंडेमनीफाई किया है इंश्योर्ड को थर्ड पार्टी से, वो इसलिए रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट जो है, इफ़ द इंश्योर हैज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू कंपनसेशन रिगार्डलेस ऑफ अ फॉल्ट, इंश्योरर विल एज्यूम द राइट इन प्लेस ऑफ इंश्योर। उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस का मीनिंग है जिसका इंश्योरेंस हमने लिया है, इंश्योरर के पास उसका राइट होना चाहिए। इंश्योरर हैज़ ए राइट ऑफ सब्रोगेशन हैज़ ए राइट ऑफ सेलिंग द सैल्वेज ऑफ इंडेमनीफाइड प्रॉपर्टी, यानी कि सैल्वेज का मीनिंग है जो भी बचा कुचा वहाँ पर सामान है, यानी कि
अगर जलने के बाद कुछ भी गाड़ी वगैरह का कुछ पार्ट अगर बच जाता है, अगर गाड़ी में आग लग गई है, गाड़ी वगैरह का कुछ भी पार्ट अगर जल जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट है, तो उसको वो सेल कर सकते हैं, कुछ भी करे वो उसकी मर्ज़ी है। सैल्वेज को यूज़ करती है वो, और इंश्योर्ड को इंडेमनीफाई करेगी इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल मनी। इंश्योर्ड के पास कोई राइट नहीं है उस सैल्वेज को सेल करने का। लास्ट है हमारा इसका पार्ट जो है स्टेट्यूट या फिर लॉ। इफ़ एनी एक्ट और द कंट्री अलो द डैमेजेस टू बी पेड बाय गवर्नमेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट भी पे करती है अगर कहीं पर आग लग जाती है, फायर की वजह से कोई अगर डैमेज होता है, एंड द इंश्योरेंस हैज़ ऑलरेडी इंडेमनीफाइड द इंश्योर्ड, देन इंश्योर हैज़ द राइट टू रिकवर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।